करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, हिंदी और इंग्लिश का दोनों देखा था। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे, है ना, वो भी हमने देखे थे। फिर हिंदी का जो सिलेबस था वो भी देखा है। अब हिंदी के नमूने, अब हिंदी के नमूनों में आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आता है हिंदी का। शिक्षण अभिक्षमता, ना, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, है ना। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप बता सकते हैं कि अपने को क्या करना है। लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो बहुत ही लो लेवल का दिया गया है, बहुत ही उथला प्रश्न है। कोई भी देख के इसको, सिक्स का बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि क्या ही मतलब होता है ना। फिर अनुसंधान अभिक्षमता में क्या है, किसी शोधकर्ता से क्या अपेक्षा करी जाती है, वो चीज़ इसमें दी हुई, ठीक है। फिर अध्ययन बोध में ये देखिए, हमने आपको बोला था कि जो इसमें नंबर दिया गया था 543 में से केवल 43 महिला जो हैं संसद सदस्य थी। तो आप लोगों ने इसको किया था क्या कि कितने परसेंट आया? आप लोगों ने निकाला या फिर सीधा आंसर में देख के बोल दिया कि नहीं 7.91%? किसी ने निकाला था क्या इसे? अर्चना, आपने निकाला था? तो आपको करना चाहिए था ना, वही तो हमने आपको बोला था। जैसे 543 हैं, 543 में से केवल 43 महिला संसद सदस्य थी। तो अभी आप में से इसमें से पूछा गया लास्ट में 13वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थी, ठीक है ना। तो अभी इसको आप कैसे बताएंगे? आप इसको पढ़ के ही तो बताएंगे। और इसको मुझे लगता है आपको दोबारा इसको देखना चाहिए था, ये अध्ययन बोध वाला, आंकड़े बोध वाला, जो भी आप इसको कर पाते हैं, है ना। 543 आउट ऑफ 43, जैसे हमें 100 नंबर में से कितने मार्क्स मिलते हैं? 60 मिलते हैं, 80 मिलते हैं। तो हम 80 को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और उसके बाद फिर पूर्णांक से भाग दे देते हैं। तो 43 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 543, जैसे हम इतना करते हैं तो 7 टाइम्स जाएगा और कट के 7.91 आता है। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ है कि यह कोई आश्चर्यजनक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी समय में संसद में महिलाओं की संख्या 10% से अधिक नहीं रही है ना। तो ये पूछ रहा है कि देखिए, जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है तब से लेकर अभी तक कोई आश्चर्य करने वाली बात है नहीं कि जहाँ पे 33% महिलाओं को होना चाहिए, वहां पे 10% से ज्यादा आज तक महिलाएं हुई ही नहीं, ठीक है ना। चलो वो तो बात है कि 10% से ज्यादा आज महिलाएं हुई ही नहीं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 543 में से 43 महिला हैं केवल सांसद। तो अब इसका एवरेज, इसका जो परसेंटेज पूछा था कि हाउ मेनी परसेंटेज इन 13वीं लोकसभा, ये आपको बताना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न को मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, इंग्लिश में बता दिया है, बेसिकली वही प्रश्न है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूँ, है ना, जो मुझे जरूरी लग रहा है वही मैं आपसे। अभी जैसे कि इसमें 5वां प्रश्न जो है, इसमें आपको दिख रहा होगा, तर्क का प्रश्न है। इसमें दिया गया है, जो वस्तु ऊपर जाती है निश्चय ही नीचे गिरती है, हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है। निष्कर्ष क्या है? अतः हेलीकॉप्टर निश्चय ही नीचे गिरेगा। तो हेलीकॉप्टर तो ऊपर जाता है तो भाई मशीन ऊपर जाता है ना, और मशीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो नीचे आएगा। तो हेलीकॉप्टर नीचे गिरेगा नहीं, उसे लैंडिंग करवाई जाएगी, है ना। वैध है, अवैध है, संकित है, अनावश्यक निष्कर्ष है। तो जो निष्कर्ष निकाला है इसमें, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि अनावश्यक रूप से आपने जो इसको रख दिया कि हेलीकॉप्टर नीचे गिरेगा। अभी ये देखिए आप, सूचनाओं का विवेचन, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो आपको करना होगा। क्योंकि हम लोग अभी सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं, तो
तो आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, यदि यू हैव इंटरेस्टेड इन दैट सो यू शुड हैव टू रीड दैट। आपको पढ़ना चाहिए यदि आपको लगता है कि अरे मेरा तो मन लगता है मैथमेटिक्स में, तो डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपको वो करने चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग, कुछ कुछ लोग आप में से एसएससी की तैयारी किए होंगे या फिर इंटर में या फिर हाई स्कूल में, या फिर कुछ लोगों ने बीएससी एमएससी करी हो शायद, तो उसमें आपको जो है मैथमेटिक्स बनाने में अच्छा लगता हो तो आप करिए। भारत के किस प्रदेश में भूजल आर्सेनिक द्वारा संदूषित है? आंध्र प्रदेश। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन थे आपको। हाँ, उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति, प्रशासन। भारत में निम्न में से कितने तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली परिचालित होती है। संसद कैसे कैसे चलती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो बेसिकली जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं, वो व्यवस्थापिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, ऐसा कुछ बता रहे हैं इसमें, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है 33%। तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो हर जगह 33% ही है। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन हो गया। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा इसको, और हमने भी कल इस पर चर्चा करी थी, इस पर ज़्यादा समय ना लेके अब पेपर 2 योग के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले हिंदी में समझना चाहेंगे कि अंग्रेजी में? बोलिए। सेकंड पेपर हिंदी में समझना चाहेंगे इंग्लिश में? हिंदी में। जो हम लोगों कोड होता है बेसिकली योगा वालों का कोड, उनका कोड 100 होता है ना। यहाँ पे कोड आपको मेंशन दिख रहा है ना, कोड यहाँ पे दिख रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, चलो विषय योग है। अब 10 खंड हमने बताया था आपको फर्स्ट पेपर में, 10 खंड हमने आपको बताया सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर का जो पहला खंड है योग के आधारभूत तत्व, ठीक है ना। आपने सबसे पहले मास्टर में यही पढ़ा होगा, पहले पेपर में योग के आधारभूत तत्व, ठीक है ना। तो योग के आधारभूत तत्व में योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। अभी इसका और डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे क्या क्या चीज इसमें अपने को पढ़ना है। दूसरा क्या है, योग के ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद में भी योग आता है, श्रीमद् भगवद गीता में योग आता है, योग वशिष्ठ में योग आता है, ठीक है ना। योग उपनिषद अलग से है, एक तो उपनिषद है ना, जो हमने आपको बताया। वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है, लेकिन उसमें से अपने को लगभग 11 से 12 उपनिषद पढ़ने हैं जिसमें योग आता है। फिर योग ग्रंथ के अलग से उपनिषद है, योगांग उसको बोला जाता है, उसमें भी आपको लगभग 11-12 उपनिषद आपको मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है ना। फिर पतंजलि योग सूत्र, आप इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। फिर हठ योग के ग्रंथ में, हठ योग के ग्रंथ में जैसे आपने हठ योग प्रदीपिका पढ़ी, ग्रंथ संहिता पढ़ा, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ी, है ना, और गोरक्ष संहिता पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में क्या है, सामान्य मनोविज्ञान, है ना, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय। फिर क्या है, आहार एवं पोषण, योग एवं स्वास्थ्य, जो अगला चैप्टर है योग एवं स्वास्थ्य। और इसके बाद क्या है, चिकित्सीय योग। योग तो आप बताओ कि किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ पे किसका क्या वर्णन है, ठीक है ना, उसका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन चिकित्सीय योग थेरापेटिक योग होता है कि आपको प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि एक व्यक्ति को
सर्वाइकल पेन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अभ्यास देना उचित है। जब उसमें पूछ लेगा कि पश्चिमोत्तान आसन, ठीक है ना, और पश्चिमोत्तान आसन हो गया, और बैक के शलभासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ठीक है ना, त्रिकोण आसन हो गया। अब पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नहीं दे सकते, तो चूंकि हमें पता होना चाहिए कि जब किसी को सर्वाइकल होता है तो उसको आगे नहीं झुकना है, तो आगे झुकने वाले में कौन सा अभ्यास है, तो पश्चिमोत्तान आसन है ना, तो उसको जी वो सर। नहीं देंगे। अगला है योग के अनुप्रयोग। योग के अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम देखेंगे। फिर क्रियात्मक योग। तो यूनिट फर्स्ट पे हम चलते हैं। यूनिट फर्स्ट पे क्या है, योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। अब योग के आधारभूत तत्व में अपने को क्या क्या पढ़ना है, वहां तो आपको छोटी सी स्लाइड दिखेगी, चलो कि अरे तो छोटी चीज पढ़ लेंगे। योग का इतिहास और विकास, योग कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, हिरण्यगर्भ से हुआ, पतंजलि को क्या कहते हैं, इसको डेवलपमेंट में किसने किसने अपनी भूमिका निभाई, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें अपने को भगवान विष्णु का एक फ्रंट पे फोटो लगी होती है, और उस पर फिर सारे ये दिख रहा है ना, तो बेसिकली ये भी दर्शाता है कि हाँ भाई कैसे कैसे योग का डेवलपमेंट हुआ, इसमें आप देख सकते हैं। योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं और भगवान जो है शिव को योगीश्वर कहते हैं। जैसे हरि और हरे, हरि और हर, हरि की पौड़ी और हर की पौड़ी, भगवान विष्णु का स्थान और भगवान शिव का स्थान। तो वैसे ही इसका योग के इतिहास में आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर योग के क्या अर्थ हैं, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, और योग के बारे में जो र्यूमर्स हैं, भ्रामक धारणाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। योग का क्या लक्ष्य है, योग का क्या उद्देश्य है ना। और फिर दूसरे सब यूनिट में क्या है, वेदों, उपनिषदों एवं प्रस्थानत्रयी का परिचय। आप हमें से बताएं, आप लोग हमें बताएंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे आप कि प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं, है ना। ये आपके लिए कमेंट खुला रहेगा व्हाट्सएप पे कि किसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी में, कौन से ऐसे 3 ग्रंथ आते हैं जिसको प्रस्थानत्रयी बोला जाता है, ठीक है। का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसके बारे में भी आप मुझे मैसेज डालना जिसको पता हो। फिर षड दर्शन की सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में, है ना। महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय, रामायण में अब हमने बोला था ना आपको, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना। अभी यहाँ पे लिखा है कि महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय, तो स्मृतियां तो बहुत हैं, ठीक है ना, महाकाव्य तो बहुत हैं। पता चला कि यहाँ पे आपको पढ़ना है रामायण, महाभारत, महाकाव्य, और आप वहाँ पढ़ने क्या चल दें, कामायनी महाकाव्य। इंटर में पढ़ा होगा कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है ना। तो अपने को महाकाव्य पढ़ना है कौन सा, रामायण, लेकिन रामायण भी पार्टिकुलर किसको पढ़ना है, अपने को अरण्यकांड पढ़ना है, ठीक है ना। अरण्यकांड में अपने को पढ़ना है, रामचरितमानस में से आप इस चीज को आराम से निकाल सकते हैं। फिर क्या है, अगला क्या है, महाभारत। महाभारत में कौन सा पढ़ना है, शांति पर्व, ठीक है ना। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को बार बार बोलना चाह रहा हूँ, आपको जो सिलेबस है ना वो सिलेबस याद होना चाहिए, चाहे फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो। सेकंड पेपर का यदि सिलेबस आपको याद है तो संभावनाएं है कि 4 से 5 प्रश्न आपके ये जो सिलेबस है ना इसी से आ जाएंगे, संभावनाएं, नहीं तो 2-3 तो फंस ही जाएंगे। अब कोई भी चीज आपको एग्जाम में दिया है और पूछेगा इसमें कि किस पर्व से लिया गया है, और आपको दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि सिलेबस में है महाभारत के शांति पर्व, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको, भले महाभारत कोई पूरी पढ़ता नहीं और कोई इतना टाइम भी नहीं है आपको उसको पढ़ने के लिए, लेकिन बेसिकली शांति पर्व है, तो जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो शांति पर्व से ही पूछ रहा होगा, ठीक है ना। रामायण से पूछ रहा है तो किस कांड से, तो बेसिकली अरण्य कांड से ही पूछ रहा है। वो अलग बात है कि कौन सा इसमें दोहा है, चौपाई है, वो अलग से अगर पूछे तो फिर तो आपको तो खैर पढ़ना है, अरण्य कांड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन शांति पर्व भी आपको पढ़ना है, लेकिन समय नहीं है और आपने पढ़ा नहीं, किसी कारण बस ये स्किप हो गया,
या आपके माइंड में नहीं आ रहा कि कहाँ का है कहाँ का है, तो आपको याद रखना है कि अरण्यकांड और शांति पर्व। जब भी कोई बात करेगा नहीं नहीं ये शांति पर्व का है जी, ये तो अरण्यकांड का है, ठीक है ना। फिर अगला है एवं याज्ञवल्क्य स्मृति योग में अगर कोई स्मृति के बारे में पूछता है, कौन सी स्मृति आपको पढ़ना है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति में योग क्या क्या है, कैटेगराइज तरीके से अपने को इसको हर जगह जगह पे पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप यदि नहीं पढ़ पाते तो आपको स्मृति से संबंधित रिगार्डिंग कोई पूछेगा, समझ लेना कि याज्ञवल्क्य स्मृति से आपको पूछा गया है। अगला क्या है, महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरक्ष नाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय एवं यौगिक अवदान। महर्षि पतंजलि के बारे में सुनते आए हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ना। गुरु गोरक्षनाथ की क्या परंपरा थे, नाथ परंपरा। बेसिकली देखो अभी पूछेगा नाथ लगा हुआ है, तो नाथ लगा है तो किसके परंपरा से है, गुरु गोरखनाथ की परंपरा से है। गुरु अभी पूछेगा गुरु गोरखनाथ किस परंपरा से हैं, मत्स्येंद्र नाथ किस परंपरा से हैं, तो नाथ लगा हुआ है ना, तो इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि नहीं चाहिए तो नाथ परंपरा से है कि नहीं। तो इस बात को आपको बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान देना है। फिर क्या है, नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग, कबीरदास, तुलसीदास एवं सूरदास। नारद भक्ति सूत्र आपको अलग से पढ़ना होगा, उसमें योग का अंक है, उसको पढ़ना है। फिर कबीरदास जी का योग में जीवन कैसा रहा, तुलसीदास का योग में जीवन कैसा रहा, सूरदास का योग जीवन कैसा रहा। अब तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में बता दूं तो सूरदास भी एक प्रकार के हठ योगी और तुलसीदास भी एक प्रकार के हठ योगी। तुलसी ने राम को माना है, बाकी सब कुछ भुला दिया, केवल राम को माना। सूर्यदास ने कृष्ण को माना, बाकी सब कुछ भुला दिया। तो एक प्रकार का इनका हठ योग है। नहीं, कहते हैं कि शायद सूरदास के सामने जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो राम बन के आया कि अरे मैं तो वही, बोले नहीं नहीं तुम तो उसी रूप में आओ जिस रूप में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस रूप में मैं तुम्हें चाहता हूँ, जिस रूप में तुम्हें तुम्हारा गुणगान गाता रहता हूँ। आप कृष्ण के रूप में आओ, आप राम के रूप में मैं आपको नहीं, आप उसी रूप में आओ। तो ये अलग प्रकार का हठ योग था इनका, तो इनके बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल में योग, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना है, महर्षि अरविंदो के बारे में पढ़ना है, महर्षि रमन के बारे में पढ़ना है, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनका जीवन परिचय, विवेकानंद जी का, अरविंदो जी का, महर्षि रमन का, महर्षि दयानंद सरस्वती का, और जब इनको पढ़ेंगे तो इनकी योग परंपरा कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। फिर क्या है, समसामयिक काल में योग क्या है, श्री श्यामाचार्य लाहिरी जी कौन सा योग इन्होंने डेवलप किया है ना, और श्री कृष्णामाचार्य जी ने कौन सा योग डेवलप किया, शिवानंद जी ने कौन सा योग डेवलप किया, स्वामी राम हिमालयन ने कौन सा योग डेवलप किया, महेश योगी जी ने कौन सा योग डेवलप किया, पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने कौन सा योग डेवलप किया, कौन सा योग डेवलप किया पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने, रागिनी, प्रज्ञा योग। हाँ, प्रज्ञा योग। और योग के उत्थान और विकास के लिए क्या क्या इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है ना। फिर क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का परिचय। तो जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, क्योंकि हठ तो पढ़ ही रहे हैं आप, हठ योग का भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे उसमें राजयोग मिल जाएगा, भगवद गीता पढ़ेंगे ज्ञान, भक्ति, कर्म, उसमें तीनों मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको मंत्र योग भी पढ़ा दिया जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से पढ़ना, ये सारी चीजें इंटर कोरिलेट हैं, एक दूसरे से मिली जुली हैं। अगला क्या है, जैन मत तथा बौद्ध मत के योग तत्व। जैन में क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, बौद्ध में क्या क्या फॉलो किए जाते हैं जो योग से रिलेटेड है ना। हम सभी को पता है कि अहिंसा को लेकर जो है जैन वाले और करुणा को लेकर जो है बौद्ध वाले, तो ये भी कैसे इंटर कोरिलेट करते हैं आपस में, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इकाई 2, दूसरी इकाई में चलते हैं। योग के आधारभूत तत्व में इतना कुछ था जितना आपने देखा। इकाई 2 में अब क्या करना है, योग के ग्रंथ में प्रमुख उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता, योग वासिष्ठ, 10 उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय,
कौन कौन सा है? ईशावास्योपनिषद। अब ईशावास्योपनिषद आप पढ़ेंगे, आपके पास बुक होगी, तो उसमें कर्मनिष्ठा आपको पढ़ना है। कर्मनिष्ठा की क्या अवधारणा है, विद्या और अविद्या की क्या अवधारणा है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है, आत्मभाव क्या है, ईशावास्योपनिषद में। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इसको आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे छोटा है ईशावास्योपनिषद, है ना। फिर क्या है? केन उपनिषद। केन उपनिषद में अलग से है आत्म तत्व, मन, सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति, यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा। अच्छा, अब देखना यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्न में से, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में, कोई जुड़ना चाह रहा है, मैं पहले उन्हें जोड़ लेता हूँ फिर आते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? जी। हाँ। अभी जैसे आपके पास प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यक्ष के उपाख्यान दिया गया है, आपको दिया जाएगा ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब आपके माइंड में सिलेबस पूरा रिमाइंड रहेगा, आपको नहीं पता, आप भूल गए हैं, स्किप कर दिया गया है, आपको पता है कि हमने भाई केन उपनिषद में क्या पढ़ा है, यक्ष का उपाख्यान, तो वहां से सीधा क्वेश्चन को हिट करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये स्ट्रेटजी है। हमने बोला ना, पढ़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हजारों हजारों लाखों की संख्या में हम ही आप नहीं हैं योग के स्टूडेंट। हर साल कितने कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने डिग्री कॉलेज हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, कितने नेट की तैयारी कर रहे हैं, कितने पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, कितने पीएचडी कर चुके हैं। ये तो हम लोग तो नॉर्मल सी बात है, इसको चिंतन करना चाहिए। तो हमें कुछ हट के करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा, है ना। तो अपने को भीड़ नहीं बढ़ाना, एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। फिर कठ उपनिषद, योग की परिभाषा कठ उपनिषद के अनुसार क्या है, आत्मा का स्वरूप कठ उपनिषद में कैसे बताया है, ठीक है ना। आत्मानुभूति का महत्व किस तरीके से है ना। इसमें जो है नचिकेता और यम का संवाद पूछेगा, आपको किस उपनिषद में बताया गया है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। फिर प्रश्नोपनिषद, प्राण और रई, है ना। रई मतलब सृष्टि की अवधारणा, पंच प्राण, उसमें आप सभी को पता है पंच प्राण कौन कौन से होते हैं। उसमें 6 प्रश्न किए गए हैं, वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। मुंडक उपनिषद, ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम, परा विद्या और अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या की महानता क्या है, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता क्या है, तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्यान का अंतिम लक्ष्य, ब्रह्मानुभूति, ये सब मुंडकोपनिषद में पढ़ना है। इसके बाद मांड्यूक उपनिषद, चेतना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ओंकार जो है आ उ मा के सृजित अक्षरों के साथ इसका क्या संबंध है ना। चेतना के 4 अवस्थाएं कोई बता सकता है क्या? चेतना के 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, तुरीयावस्था और प्रौढ़ावस्था। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। अब मांडव्य उपनिषद में किस तरीके से इसको बताया गया है, जैसे आपने पढ़ा है तो इसको और बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप जाके मांडव्य उपनिषद उठाइए और चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में, इसके बारे में पढ़िए। फिर क्या है, ऐत्रेय उपनिषद, आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद, पंचकोश की अवधारणा। तैत्रीय उपनिषद में क्या है, पंचकोश की अवधारणा है। शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली का संक्षिप्त विवरण है। तो इस तरीके से आपको तैत्रीय उपनिषद में ये सारी चीजें मिलेंगी। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, ओम, जो उद्गीत हम करते हैं ना, उद्गीत बहुत ही रिदमिक तरीके से, तो वो चीजें आपको इसमें करना है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा इसमें पढ़ना है। आत्मा और परमात्मा की एकात्मता पढ़ना है, ठीक ना। और सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, जिस प्रकार से नाम है इसका ना, बृहद आरण्यक, आरण्यक
और बृहद, तो ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ईशावास्य उपनिषद। फिर श्रीमद् भगवद गीता में अपने को क्या पढ़ना है? श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय, योग की परिभाषाएं और इनकी प्रासंगिकता और इसका क्या क्या क्षेत्र है, श्रीमद् भगवद गीता के आवश्यक तत्व, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ एवं सांख्य योग, है ना। स्थित प्रज्ञ के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, उसमें प्रश्न करते हैं कि हे केशव बताइए स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, फिर वो बताते हैं स्थित प्रज्ञ मतलब सम दुखे समय कृत्वा वाली बात है ना, कि दुख में भी समान हो सुख में भी समान हो, तो दैट इज द स्थित प्रज्ञ। एवं सांख्य योग का क्या अर्थ है? कर्म योग, संन्यास योग, कर्म स्वरूप, सकाम निष्काम कर्म कौन कौन से होते हैं, संन्यास, ध्यान योग, भक्ति के प्रकार, ठीक ना, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग के साधन और साध्य, त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार, आहार का वर्गीकरण, दैवासुर संपर्क विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, तो ये सारी चीज़ें इसमें सब चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, छठवां चैप्टर, सातवां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 14, 16, 17, 18, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता मेरी राय है कि सभी चैप्टर्स को आप पढ़िए और तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। फिर योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु आदि और व्याधि, है ना। आदि किसको कहते हैं, व्याधि किसको कहते हैं, मानसिक लेवल पे जो होता है उसको आदि कहते हैं, शारीरिक लेवल पे जो होता है उसको व्याधि कहते हैं। मनोदैहिक व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं, मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन कौन से होते हैं, परमानंद की उच्चतम अवस्था कौन सी है, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु कौन कौन से अभ्यास हैं, सत्व गुण का विकास किस तरीके से करना है, ध्यान के कौन से 8 चरण हैं, ज्ञान की सप्त भूमिका कौन कौन सी है, तो ये अपने को अध्याय 2 में पढ़ना है, ठीक है ना। चलो इकाई 3 यूनिट में योग के ग्रंथ, योग के ग्रंथ, पहले योग का ग्रंथ नहीं सम्मिलित था लेकिन बाद में ये भी जोड़ा गया है। योग के ग्रंथ में आपको क्या क्या देखो, भवेता वत्रोपनिषद, इसका द्वितीय अध्याय आपको पढ़ना है, इसमें ध्यान योग की विधि है, इसका महत्व है, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान है, प्राणायाम का क्रम है, इसकी महत्ता है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्वज्ञ, है ना। और फिर इसका षष्ठोध्याय है, परमेवर का स्वरूप और उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति, योग कुंडली उपनिषद है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। अगला है योग चूड़ामणि उपनिषद, योग के 6 अंगों का वर्णन। अब इसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि योग चूड़ामणि उपनिषद में, है ना, क्योंकि इसमें लिखा है योग के 6 अंगों का वर्णन। 8 अंग होता है, जैसे कि इसमें यम और नियम नहीं दिया होगा, आप पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं, अभी जब पढ़ाया जाएगा तो, ठीक ना। प्रत्येक के फल और उसके क्या क्या क्रम है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद है, इसमें अष्टांग योग है ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है। अब आपको दे दिया गया निम्नलिखित में से किन में अष्टांग योग मिलता है, नीचे दे दिया पतंजलि योग सूत्र, त्रिशिक उपनिषद, है ना, और इनमें से कोई नहीं, और ए और बी दोनों, तो आपको ए और बी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में अष्टांग योग है और पतंजलि योग सूत्र में भी अष्टांग योग है, तो ए और बी इनमें से कोई नहीं में से होगा, ऑप्शन सी ए और बी, ठीक है ना। फिर योग तत्वोपनिषद, मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, जैसे हमने आपको पहले बताया था, वो अलग से योग के आधारभूत तत्व में है कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, तो अलग से नहीं बताना पड़ेगा, यहीं पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आहार कैसे लेना है, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं, उसकी सावधानियाँ क्या हैं। योग में भी सावधानियाँ, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करते चले जाएं, योग में भी सावधानियाँ हैं। अगला है ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान योग का क्या महत्व है, प्रणव का क्या स्वरूप है, प्रणव बोलते हैं बेसिकली ओम को, ओंकार को, प्रणव ध्यान की कौन सी विधि है, षडंग योग, देखिए अब इसमें भी षडंग योग आ गया, अनादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, अभी हमने आपको बताया था योग चूड़ामणि, है ना,
योग चूड़ा मंडूपनिषद, और इधर देखिए आप ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कौन कौन से षडांग अंग हैं, है ना। तो उसमें आपको इस तरीके से योग चूड़ामणि रहेगा, नाद बिंदु रहेगा, उसमें बोलेगा ए और बी, उसमें बोलेगा ना नादीस। तो इस तरीके से आप एक भी पूछ सकता है, 3-4 दे दिया, उसमें पूछेगा किसमें षडांग अंग का वर्णन है, ठीक है ना। अगला है नाद बिंदु उपनिषद, हंस विद्या, उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन, ओंकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल, नाद के प्रकार तथा नादानुसंधान, साधना का स्वरूप, मनोलय स्थिति। नाद के बारे में उस दिन चर्चा हुई थी बेसिकली, जैसे कि 2 प्रकार के नाद हैं, कौन कौन से। तो जब हम नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। उसमें पूछेगा हंस विद्या किस उपनिषद में वर्णित है, तो आप सिलेबस याद है तो चलो नाद, वैसे तो पढ़ना है आपको लेकिन सिलेबस याद है, फिर भी इतने से आप टिक कर सकते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद में हंस विद्या की चर्चा करी गई है। फिर अगला है योग राजोपनिषद, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, राजयोग है, 9 चक्र की चर्चा करी गई है, ध्यान की प्रक्रिया है, उसकी फलश्रुति बताई गई है ना। जैसे इसमें हमने देखा मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो इसके पहले हमने योग तत्वोपनिषद में देखा मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो योग तत्वोपनिषद है, ये योग राजोपनिषद है ना। तो योग तत्वोपनिषद में भी मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग है। योग राजोपनिषद में भी है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग है। व्हाट इज द कंपैरेटिव बिटवीन बोथ, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। तो ये थोड़ा सा माइंड मेकअप में, मंत्र योग है तो इसमें कैसे बताया है, मंत्र योग उसमें है तो उसमें कैसे, योग तत्वोपनिषद में और योग राजोपनिषद में। 4th यूनिट पे हम चलते हैं पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि योग सूत्र में हमें, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसको आपको पूरा पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको पहले दिन बोला था एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को अलग अलग एक बार ना पढ़िए, है ना। पतंजलि योग सूत्र का व्यास भाष्य से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आपके पास बहुत प्यारी सी पुस्तक है इसको 50 बार पढ़ डालिए। एक किताब ये श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन में भी काम आएगा और आपके पढ़ने पढ़ाने में भी काम आएगा, ठीक है ना। समाधिपाद बेसिकली आपसे पूछेगा कितने श्लोक हैं इसमें, ठीक है ना। समाधिपाद है, साधनपाद है, विभूतिपाद है, कैवल्यपाद है। तो इसकी जब सर पढ़ाएंगे इसको आपको तब इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, और मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है। योग का क्या अर्थ है, चित्त की क्या अवधारणा है ना, योग किसे कहते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधा, सबसे पहले आप कभी भी यही चीज़ बोलते हैं। अगला क्या है, हठ योग के कौन कौन से ग्रंथ है, यूनिट 5 इकाई 5 में हठ योग के ग्रंथ, हठ योग और हठ योग के ग्रंथों का परिचय। योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता, शुद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, गृहण संहिता, हठ रत्नावली, हठ योग का क्या उद्देश्य है, हठ योग से संबंधित कौन कौन से रिमर्स हैं, भ्रामा का उदाहरणाएं हैं जिसको अपने को तोड़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। हठ योग की पूर्वापेक्षाएं, 10 यम और 10 नियम, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 यम थे, 10 नियम थे, फिर बाद में उसमें आप जब राजयोग में पढ़ते हैं तो उसमें 5 यम है, 5 नियम है ना। हठ योग में साधक और बाधक तत्व, जैसे सर ने उस दिन बताया था आपको साधक और बाधक तत्व, साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है ना। बाधक तत्व में जैसे बोले कि जनासंग से बचना चाहिए, है ना, और मिताहारी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। घट की अवधारणाएं क्या हैं, घट बुद्धि क्या है, हठ योग में शोधन क्रियाओं की क्या अवधारणा है, उसका क्या महत्व है, स्वास्थ्य एवं रोग में शोधन क्रियाओं का क्या महत्व है ना। तो देखना टाइपिंग में जो भी है, चूँकि डाउनलोडेड चीज़ें हैं तो मैंने टाइप नहीं किया, तो जहाँ पे शोधन होना चाहिए वहाँ पे बोधन है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मठ की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि जो योगी का मठ होता है कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लिपा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, है ना, कीड़े मकोड़े ना हो, बढ़िया स्वच्छ सुंदर वातावरण में हो। मिताहार में क्या है, 1/4 हमें खाली रखना है, आधा खाना है, आधे में पानी रखना है, जो चीज़ें अभी आपने पढ़ी, है ना। हठ योग के साधनों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम एवं विनियम, तो
तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नियम, ये सिर्फ हठयोग प्रदीपिका की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है योग बीज की, गोरख संहिता की, शिव संहिता की, वशिष्ठ संहिता की, सिद्ध सिद्धांत पद्धति की, हठ प्रदीपिका की, ग्रहण संहिता की, हठ रत्नावली की। इन सारी चीज़ों में क्या क्या कहाँ कहाँ पे लिखा है कि योग बीज में क्या लिखा है मिताहार के बारे में, हठ रत्नावली में क्या लिखा है मिताहार के बारे में, गोरख संहिता में क्या लिखा है मिताहार के बारे में, शिव संहिता में कुछ लिखा है क्या मिताहार के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला, हठ योग के ग्रंथों में आसन कौन कौन से हैं, हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि क्या क्या है, योगासन की क्या परिभाषा है, पूर्वापेक्षाएं क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, ग्रहण संहिता में कौन कौन से आसनों का वर्णन है, उनके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आप हमें बताइए कि हठ योग प्रदीपिका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने आसन हैं, अभी तो आपने पढ़ा है ना, कितने आसन है, कोई बताएगा? 15। और ग्रहण संहिता में 32। हाँ, तो इसका जस्ट डबल से भी 2 ज़्यादा है। अब कौन कौन से इसमें हैं, कौन कौन से उसमें नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए कि 15 आसन है तो कौन कौन से इसमें है, उसमें 32 आसन है तो कौन कौन से उसमें है। इतना आपको तो पता ही होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं, भाई आप शिव संहिता भी पढ़ते हैं और गोरख संहिता भी पढ़ते हैं तो किसी में 2 है, किसी में 4 है ना। हठ रत्नावली भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको 15 और 32 तो याद ही होने चाहिए। जैसे पूछे कि बताइए, जैसे पूछना सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 मंत्रों का नाम, तो ओम अर्काय नमः, ओम सूर्य नमः, जैसे जैसे जल्दी जल्दी बोलते चले जाते हैं तो वैसे ही 15 नाम इसके बोलते चले जाइए। और ग्रहण संहिता के जितने भी 32 नाम हैं आसन के वो बोलते चले जाइए, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं आपको, चाहे वो प्राणायाम हो चाहे वो आसन हो, आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए हठ योग प्रदीपिका के और ग्रहण संहिता के। इसको, इन दोनों ग्रंथों को बहुत ही मैंडेटरी है आपको इनके बारे में पता होना, कंठस्थ होना चाहिए, आपके जिह्वा पे रखनी होनी चाहिए यदि अलग से दिखना है तो, है ना। हठ योग ग्रंथों में प्राणायाम क्या है, प्राणायाम की अवधारणा क्या है, प्राणायाम के चरण और अवस्थाएं, हठ योग साधना में प्राणायाम की पूर्वापेक्षाएं क्या हैं, हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के लाभ सावधानियां, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आसन प्राणायाम दोनों के बारे में जो भी हठ योग के टेक्स्ट हैं उसमें आपको बिल्कुल रटा पढ़ा होना चाहिए। बंद क्या है, मुद्रा क्या है, और जो भी अन्य अभ्यास हैं उसके बारे में आपको जो टेक्स्ट हैं अब हठ योग के वही सारी चीज़ें हैं। प्रत्याहार, ध्यान धारणा की परिभाषा, लाभ विधि, हठ प्रदीपिका में नाद और अनुसंधान, उसका क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है ना, कौन कौन से लाभ है, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, हठ योग और राजयोग में क्या संबंध है, हठ योग के उद्देश्य, हठ योग की सामाजिक उपयोगिता। जैसे सर ने आपको बताया था, हठ योग जब प्रदीप का अभी पढ़ाए थे तो पहली क्लास में शायद उन्होंने बता दिया था कि हठ योग और राजयोग में क्या संबंध है। एक शारीरिक रूप से काम करता है तो एक मानसिक रूप से काम करता है ना। तो हठ योग बेसिकली आपके शरीर पे काम करता है, राजयोग आपके मन पे काम करता है। और ये भी श्लोक आपको बताया था, हठ योग के बिना राजयोग नहीं, राजयोग के बिना हठ योग नहीं, है ना। क्यों रखी दीदी, ये याद है ना ये वाली बात? जी हाँ, तो अरविंद भैया यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? जी भैया, जी। हाँ, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 6 में क्या है, संबद्ध विज्ञान। इसमें बेसिकली मनोविज्ञान का है और मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान का है। अब आज का समय जो है वो पहले वाला समय नहीं रहा। आगे झुकिए, ठीक है, सर लगाइए घुटने से, अब वो नहीं कहते। अब वो बात करते हैं कि आपका टार्सल मुड़ना चाहिए, मेटाटार्सल मुड़ना चाहिए, आपका बाइसेप्स कैसा है, आपका ट्राइसेप्स कैसा है। तो जो योग है ना, योग का बिल्कुल जो है वैज्ञानिक एस्पेक्ट्स आ गया है ना। अब ये कहते हैं कि देखिए अपना जो है भुजा देखिए, बाँह देखिए, नहीं वो देखेंगे, देखिए आप गोमुख आसन करवा दिया आपने, ऐसे करवा दिया। अब आप पूछेंगे कि आप बताइए बाइसेप पे आपका खिंचाव है, ट्राइसेप पे आपका खिंचाव है, कहाँ है। तो इस लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं है।
ये जीवन की सभी चुनौतियों को पार करने के लिए भी। कल को आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे सीधा पूछेगा मानव शरीर एवं रचना क्रिया विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। इंटरव्यू में आप बैठेंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए आप किसी को प्राणायाम करवा रहे हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम करवा रहे हैं, तो बताइए क्या क्या हार्मोनल चेंज होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से हार्मोनल चेंज होते हैं सूर्य नमस्कार करते समय या चंद्र या फिर सूर्य भेदी प्राणायाम करते समय या चंद्र भेदी प्राणायाम करते समय। तो योग को इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो अपने को मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में बहुत ही मेहनत करना होगा, अपने को सीखना होगा। बात वहाँ तक नहीं रह गई कि मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वयस्क शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। बात यहाँ तक नहीं रह गई कि कितने संस्थान पाए जाते हैं शरीर में। बात बहुत एडवांस लेवल तक पहुँच गई है कि जब आप करते हैं कुक्कुट आसन करते हैं तो कौन कौन से मसल्स का खिंचाव होता है, कौन कौन से मसल्स आपस में मिल के काम करते हैं। ठीक है, किसी को रिस्ट में दिक्कत है तो आप उसको बताएंगे कि कौन कौन से मसल पे आपको काम करना है ना। किसी को हैंड स्टैंडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप बताएंगे कि हैंड स्टैंडिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको किस किस मसल्स पे काम करना पड़ेगा। तो अब वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब ब्रॉड चीज़ें हो गई हैं, साइंटिफिक वे में अपने को सारी चीज़ों को समझाना है। अपने आप को सिर्फ यहीं तक मत सीमित रखिए, अपने आप को एक बड़ा अवसर सोचिए कि अगर संभावनाएं हैं आपको कहीं अगर फॉरेन जाना पड़ा, कहीं पे इंडोनेशिया बेसिकली जाते हैं, और अब तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी अपने यहाँ पे योग सिखाने के लिए टीचर को हायर करते हैं। इन केस कहीं आपको जाना पड़े तो आप इन सब चीज़ों को समझा सकें। और जब आप मानव से रचना एवं क्रिया विज्ञान हम समझते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो इसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करना। इंग्लिश में बढ़िया समझ में आएगी, हिंदी में आपको कम समझ में आएगा। आहार एवं पोषण, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो हाई स्कूल इंटर में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हर ये पता नहीं है ना किसी को, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। अगर इसको पहले से बता दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, हम तो कह रहे हैं कि एक मैथ का चैप्टर कम कर दो, उसकी जगह पे ये रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आज हमें पता होगा, कल हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उसी हिसाब से आहार पोषण दे पाएंगे। ठीक है ना, हमारा परिवार सुखी समृद्ध रह पाएगा, स्वस्थ रह पाएगा, जब हमें पता होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। यूट्यूब पे वीडियो सुन के ही ऐसे थोड़ी काम चलाना है। यूट्यूब पे वीडियो सुन लेंगे, अरे नहीं, अपने को तो यही नहीं करना। अपने को उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए कि हम क्यों खाएं इस चीज़ को, क्यों नहीं खाएं। चलो, अगला है सामान्य मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान में क्या है, आपको निद्रा पढ़ाया जाएगा कि निद्रा की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, निद्रा के विकार कौन से हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान किस तरीके से है ना। बेसिकली मनोविज्ञान के आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। मन का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, तो इनमें से सभी का विज्ञान है। तो समय समय पर डेवलपमेंट हुआ। पहले कहा जाता था कि आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया कि मन का विज्ञान है, फिर कहा गया कि व्यवहार का विज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने को मिलेगा। व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, उसके बारे में है ना। व्यक्ति का व्यक्तित्व हर समय बदलता रहता है। अभी मैं आपके सामने एज अ गाइड हूँ, एज अ टीचर हूँ, एज अ मार्गदर्शक हूँ। मैं अभी पिताजी आ जाएंगे हमारे क्लास के बाद, तो मैं उनके सामने उनका एक बेटा हो जाऊँगा। वो हमें डांटेंगे, हम सुन लेंगे। हम स्कूल कॉलेज में रहेंगे, हम स्टूडेंट को डांटेंगे, स्टूडेंट सुनेगा। हम स्टूडेंट को समझाएंगे, वो हमारी बात सुनेगा। घर पे पिता हमें समझाएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। तो इस तरीके से व्यक्तित्व का रूपांतरण और परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। ठीक है ना। फिर आनुवांशिक एवं वातावरणीय व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं कौन कौन से हैं। संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम एवं परिभाषा एवं प्रकार, मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा के कारण एवं परिणाम, सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, अवसाद एवं तनाव एवं चिंता। ये सारी चीज समझ में आ रही है ना। जी भैया। तो इसको हम कल चर्चा करेंगे सामान्य मनोविज्ञान के बारे में, इकाई 6 से हम लोग, है ना, क्योंकि समय हो गया है आप लोगों का। तो एक ओवरव्यू था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे
शेयर कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। भैया मैं पूछना चाहती हूँ कि एनाटॉमी वैसे तो हम हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको मतलब मेन जो इंग्लिश में होता है, जैसे नाम वगैरह होता है, तो वो तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो हिंदी में ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, आपका जो आ रहा है ना, आप तो वही पढ़िए, वही सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है वो आप इंग्लिश में ही याद करिए, इंग्लिश में ही पढ़िए। लाइए भैया, समझ रहे हैं ना बात? हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपका होता है तो इंग्लिश वाला ही मान्य होता है कि हाँ भाई ये हमने दिया था, वही सारी चीज़ें। और बहुत ही पढ़ना इजी होता है, समझना भी इजी होता है। और कहीं आप बाहर जाते हो, किसी को समझाते हो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आप आसानी से कर सकते हो। जस्ट मुझे 30 सेकेंड देना आप लोग ना। यही लास्ट रहता है, कैसे बाद आप घर चले जाते हैं? यहाँ से खाली हो जाएगा ना, इसका हॉस्टल घर जाएंगे, घर से दूध देंगे, हॉस्टल जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली दूध वाले भैया आए थे तो मैं दूध लेने चला गया था। तो और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था क्लास में, वो आप ग्रुप में डालिएगा, तो लोगों को लगे कि हाँ भाई क्लासेस चल रही हैं। और मैं फिर करूँगा कि वो एक्चुअल में जिसको पढ़ना है, जिसको करना है, वही ग्रुप में रहे। बाकी मैं छटनी कर दूँगा, उसमें वो नहीं करना, कोई कुछ पूछता है, कभी कोई कुछ पूछता है। तो अरविंद भैया, मोहित भैया, राखी दीदी, आप में से किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़, नहीं तो हम लोग शांति पाठ करते हैं। फिर कल फिर इसी समय पे मिलेंगे और बेहतर तरीके से एक रणनीति बना के फिर प्रॉपर तरीके से फाइट करेंगे, है ना? तो एक बार लगेंगे तो फिर हाँ, तो फिर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो इससे हम को रिलेट कर पाएंगे कि चलो भाई हाँ, कौन सी यूनिट कहाँ पे छूट रही है, अपने को क्या पढ़ना है। और सबके पास हार्ड कॉपी में ये होना चाहिए, जो हम सिलेबस आपको दिखा रहे हैं ना, इसको तो मैं भेज दूंगा, या फिर आप डाउनलोड करना लेटेस्ट, है ना? और भी यदि आपको इससे बेहतर मिलता है, इसमें कि ये अक्षर जो है सही हैं, गलत नहीं लिखे हुए हैं, डाउनलोड करना, हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए। मैं देखूंगा, मैं सबसे पूछूंगा कि हाँ भाई सिलेबस दिखाओ, तो आप लोग मुझे ऐसे दिखाना कि हाँ भैया हाथ में आ गया है फर्स्ट पेपर। क्या चीज? आज आप सेंड कर दीजिएगा इसको। मैं भेज दूंगा, लेकिन आप लोग गूगल से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है, कमर गर्दन सीधी करें, शांति पाठ करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देते हुए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि इस क्रम में हम लोगों को जोड़े। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, शांति पाठ। ओम नश्यतो मा श्रद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी समय पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते भैया, शुभ रात्रि।